नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के जीनियस बैच को और डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि अब तक हम पॉलिटिकल साइंस में क्या कुछ पढ़ चुके हैं, क्या कुछ हम समझ चुके हैं। हमने पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत की थी क्लास 9th के साथ और क्लास 9th में हमारा पहला चैप्टर था लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। उस चैप्टर में हमने समझा था कि लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता खुद अपने शासकों का या सरकार का चुनाव करती है। उसके बाद जो अगला चैप्टर था उसमें हमने समझा था कि चुनाव कैसे करती है जनता, यानी पूरी इलेक्शन प्रोसीजर को हमने समझा था। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर था, 5th जो चैप्टर था, उसमें हमने कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, राजनीतिक संस्थाओं की बात की थी हमने प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, कि इनकी क्या भूमिका होती है, इनका क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में, सरकार में, इनके क्या कार्य होते हैं, इनकी क्या शक्तियाँ होती हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ा था क्लास 9th में। उसके बाद जब हम क्लास 10th में पहुंचे तो हमने बात की सत्ता की साझेदारी की, बात की हमने संघवाद की, यानी कि सरकारें कैसे चलती है, सरकारें कैसे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की होती है, कैसे सरकारें समस्याओं या चुनौतियों का सामना करती है। ओके, ये सब कुछ हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर दो बातें रह गई थी। सब कुछ समझ चुके थे लेकिन दो चीज़ें रह गई थी। एक ये तो समझ में आ गया कि चुनाव होते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि चुनाव कौन लड़ता है, यानी कि चुनाव में भागीदारी किसकी होती है, उम्मीदवार कहाँ से आते हैं। दूसरा, हमने ये तो समझ लिया था कि सरकारें अलग अलग प्रकार की होती हैं, सरकारें चलती है, लेकिन सरकार को चलाता कौन है, ये नहीं समझा था। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि चुनाव लड़ने वालों की और बात करेंगे सरकार चलाने वालों की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स पॉलिटिकल साइंस के 6th चैप्टर राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टीज को। और इसमें हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, बात करेंगे बीजेपी की, बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, यानी कि सब कुछ जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो पॉलिटिकल पार्टीज के आसपास ही घूमने वाला है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू करते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये राजनीतिक दल होते क्या है, ओके, क्यों हमें इनकी आवश्यकता होती है, इनके प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि राजनीतिक दल कितने होने चाहिए एक देश में, एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, या फिर अनलिमिटेड होने चाहिए जैसे कि अपने देश में। ओके, ये सब कुछ हम समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि राजनीतिक दल कितने टाइप के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, प्रांतीय राजनीतिक दल होते हैं, दूसरे होते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो हमारे यहाँ पर 7 हैं। और उसके बाद हम क्या कंडीशन होते हैं कि किसको हम प्रांतीय राजनीतिक दल कहेंगे, किसको हम कहेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो उस कंसेप्ट को पूरा हम समझेंगे। और फिर एक एक करके जो 7 प्रमुख हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस होगी, तृणमूल कांग्रेस होगी, बसपा होगी, उनकी विचारधाराओं को भी हमें समझना है। और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की कुछ समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, वो कौन कौन सी है और चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है, कुछ सुझावों की बात करेंगे। तो पूरा चैप्टर हम डिटेल में समझेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और पूरा चैप्टर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरी आपकी तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब चैप्टर को अगर पढ़ने के मूड में हो तभी इस वीडियो को देखना, यानी कि पूरे चैप्टर को अगर एक साथ देखोगे तो आपको कंसेप्ट को समझने में आसानी रहेगी और पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल होते क्या है। तो राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है। कैसे लोगों का समूह होता है? एक समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है। ओके, तो राजनीतिक दल एक समान विचारधारा वाले लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। यानी कि ये लोग साथ में क्यों आते हैं? साथ में आते हैं क्योंकि इनकी विचारधारा एक जैसी होती है, तभी ये समूह बनता है ना। जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं उनकी विचारधारा एक जैसी है, जो बीजेपी में लोग हैं तो उनकी विचारधारा एक जैसी है, जो कांग्रेस पार्टी में उनकी विचारधारा एक जैसी है। तो ये राजनीतिक दल जो होते हैं वो समान विचारधारा वाले लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। यानी कि अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो निश्चित तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे? क्योंकि उनको सरकार बनानी है। ठीक, तो ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हो या उसकी परिभाषा दीजिए। तो राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है जिनकी एक समान विचारधारा होती है और इनके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और दूसरा इनका उद्देश्य होता है सरकार का गठन करना या सरकार को बनाना। अब हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों के अंग कौन कौन से होते हैं। तो राजनीतिक जो दल होते हैं उसमें 3 अंग होते हैं उसके। ओके, इसमें पहला जो अंग होता है इसका वो होते हैं नेता, लीडर। लीडर मतलब जो उसमें एक्टिव रूप से भागीदारी करते हैं,
जो चुनाव लड़ते हैं या संगठन को संभालते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो वो मंत्री वगैरह भी बनते हैं, तो वो नेता लोग हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे जो अंग होते हैं राजनीतिक दल के, वो होते हैं सक्रिय कार्यकर्ता, एक्टिव मेंबर्स। अब एक्टिव मेंबर्स कौन से होते हैं? जो यूं कह लीजिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप गांव की तरफ निकलोगे, शहरों में इतना नहीं होता, गांव में आपको किसी भी गांव के चौक के ऊपर इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे, और आप थोड़ा सी बात छेड़ दीजिए उस पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, तो वो लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जहां भी रैली होगी, चाहे कोरोना हो, कुछ भी हो, वो वहां पर उस रैली में सबसे आगे मिलेंगे, सर्दी में धूप में खड़े मिलेंगे। तो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। ऐसे लोग हालांकि पहले कहाँ मिलते थे? गांव के चौक पे, पान वाली दुकान पे मिलते थे। आजकल इस प्रकार के जो लोग हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, ये आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी मिलेंगे। जहां पर भी किसी पॉलिटिकल इश्यूज की बात होगी, कोई पॉलिटिकल पोस्ट कोई डालेगा वहां पर, तो कमेंट सेक्शन में आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे। ओके, उसके बाद तीसरे प्रकार के जो अंग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, राजनीतिक दल के, वो होते हैं अनुयायी या फिर समर्थक। ये अनुयायी समर्थक क्या होते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करते हैं, उसके कट्टर समर्थक यूं कह सकते हैं कि वोट उसको डालेंगे, लेकिन ये इतना हो हल्ला नहीं करते, चुपचाप जाएंगे और उसी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट डालेंगे। हालांकि जरूर नहीं कि इनके पीछे कोई लॉजिक हो, बस जी पिछले 20 सालों से डालते आ रहे हैं, बस डालेंगे। उनके दादाजी डाल रहे थे, फादर डाल रहे थे, उसके बाद वो उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के 3 अंग होते हैं। पहले हो गए हमारे नेता, उसके बाद दूसरे हो गए हमारे सक्रिय कार्यकर्ता यानी कि एक्टिव मेंबर्स, और तीसरे हो गए अनुयायी या समर्थक। ठीक, इनसे मिलकर के बनता है हमारा राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये भी समझ में आ गया कि उनके 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो चुनाव लड़ना और दूसरा सरकार बनाना। मतलब समर्थन, जन समर्थन अगर मिल जाए, बहुमत मिल जाए, तो वो सरकार बनाएंगे। और उसमें 3 अंग होते हैं, नेता होते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, और अनुयायी समर्थक होते हैं। अब बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमें नीड क्यों है, जरूरत क्यों होती है, या इनके कार्य क्या होते हैं। अब आपकी अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो वहां पर सबसे पहले बात की गई कि इनकी आवश्यकता क्यों है, उसके बाद बात की गई इनके कार्य की। वैसे ये दोनों जो प्रश्न है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले, और दोनों एक ही बात है। जिस चीज़ के लिए, यानी कि जो कार्य करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उन्हीं कार्यों के लिए तो हमें ज़रूरत होगी ना, जो कार्य करेंगे उसी के लिए तो हमारी आवश्यकता होगी। तो ये दोनों एक ही जैसी बात है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में थोड़ी सी लैंग्वेज को अलग कर दिया गया। यानी कि जब आवश्यकता की बात आई तो वहाँ पे कुछ अलग लैंग्वेज लिखी गई, और जब कार्य की बात आई तो यहाँ पे कुछ अलग लैंग्वेज लिखी गई। मैंने इसको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ईजी पॉइंट में लिख दिया। तो यहाँ पर हमें राजनीतिक दलों के कार्य या आवश्यकता की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनका कार्य होता है वो है चुनाव लड़ना। अब जो हमारे यहाँ पे लोकतंत्र में क्या होता है, हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अब ये अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और प्रतिनिधि हमारी जगह पर फिर अगले 5 वर्षों के लिए सरकार को चलाते हैं। ठीक, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है ना कि डायरेक्टली हमसे आकर के पूछा जाए भाई जीएसटी में बढ़ाना है, बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। छोटा परिवार है वहाँ पर पॉसिबल हो पाता है, अगर फैमिली भी बड़ी हो जाए तो वहाँ भी पॉसिबल नहीं होता, हर किसी की राय पूछी नहीं जाती। तो देश तो हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि फिर अगले 5 वर्षों के लिए सरकार को चलाते हैं। जैसे आप क्लास में मॉनिटर को चुनते हो, मॉनिटर क्या आपका प्रतिनिधि है। अब प्रतिनिधि के चुनाव के लिए क्या चाहिए, चुनाव होंगे, इलेक्शन लड़े जाएंगे, तो इलेक्शन कौन लड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज ही लड़ती है। यानी कि पहला जो कार्य होता है या जिस कार्य के लिए हमें आवश्यकता होती है वो है चुनाव लड़ने के लिए, कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में मुख्य तौर पर राजनीतिक दल ही भागीदारी करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, इंडिविजुअल अकेला व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, आज़ाद उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन उस वक्त बड़ी समस्या हो जाएगी। समस्या क्यों हो जाएगी कि वहाँ पे जब इंडिविजुअल चुनाव लड़ेगा तो हर कोई कहेगा मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, सरकार तो चल ही नहीं पाएगी ना, रायता फैल जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दल होने चाहिए जो कुछ लोगों को एक साथ बांध करके रखें, ताकि एक जैसे डिसीजन लिए जा सकें, ताकि लोगों के लिए चुनना आसान हो। क्योंकि जो राजनीतिक दलों की तरफ से कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनकी नीतियां हमें पता होता है ना, ये कांग्रेस पार्टी का, ये बीजेपी का, ये आम आदमी पार्टी का, ये अकाली दल का, ये सपा का है, तो हमें पता होता है कि इसकी नीतियां क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, ये क्या करने वाले, तो हमारे लिए चुनना आसान हो जाता है। तो पहला जो कार्य है या जिस कार्य के लिए हमें आवश्यकता है वो है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होना आवश्यक है,
प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, और उसके लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो कार्य होता है राजनीतिक दलों का, वो होता है सरकार बनाना। अब जो राजनीतिक दल हैं जब चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ने के बाद जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा वो क्या करेंगे, वो सरकार बनाएंगे और सरकार को चलाएंगे। बहुमत का क्या मतलब हुआ? बहुमत का मतलब ये हुआ कि जब चुनाव लड़ेंगे तो जिस दल को या जिस गठबंधन को आधे से ज़्यादा, एक ज़्यादा सीट मिल जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पर 543 लोकसभा की सीटें हैं जिनके लिए चुनाव होता है, 543। अब इसमें से जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस अलायंस को, गठबंधन को 272 सीटें मिल जाएगी, तो क्या होगा, उसकी सरकार बन जाएगी सीधे तौर पर। यानी कि जिस दल को बहुमत मिलेगा वो क्या करेगा, सरकार बनाएगा और सरकार को चलाएगा। तो ये सरकार बनाने और चलाने का काम किसका है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसके लिए भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि हर कोई कहेगा भाई मैं भी चौधरी हूँ, मैं भी चौधरी हूँ, हर कोई सरपंच बनना चाहेगा, हर कोई पीएम बनना चाहेगा, हर कोई सीएम बनना चाहेगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। तीसरा जो इनका कार्य होता है वो है नीतियों का निर्माण करना। अब जो राजनीतिक दल हैं जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों को हमारे सामने रखते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ओके, और हम उनमें से ही नीतियों को या कार्यक्रमों को चुनते हैं। हालांकि कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सारे चलते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ जाति या इस तरीके से देख करके ही वोट देते हैं, लेकिन कुछ लोग समझदार लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीतियाँ, कार्यक्रम को देख करके उनको चुनते हैं। तो ये जो कार्यक्रम या नीतियाँ हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि ये हमारे तक ही सीमित रहेगी इलेक्शन तक, बल्कि यही वो नीतियाँ हैं जिसके आधार पर आगे 5 वर्षों तक वो सरकार चलाते हैं। तो ये जो नीतियाँ या कार्यक्रम है देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, कौन बनाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसके लिए भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता होती है। उसके बाद चौथा जो हमारा कार्य है जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता होती है वो है कानून का निर्माण करना। अब जो कानून का निर्माण कौन करता है, हमारे देश में कौन करता है, संसद करती है, पार्लियामेंट करती है। अब पार्लियामेंट में कौन है, पार्लियामेंट में एमपी है, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, सांसद है। अब सांसद कौन है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही तो सदस्य हैं वो। तो यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही कानून निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वही कानून निर्माण का कार्य करते हैं, उसमें संशोधन का कार्य करते हैं, जो भी बदलाव करना होता है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही करती है। तो इसके लिए भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की यानी कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ विपक्ष की भूमिका निभाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है राजनीतिक दलों का। विपक्ष की भूमिका मतलब कि जो दल चुनाव हार जाते हैं, ठीक, चुनाव लड़ते हैं तो सारे तो नहीं जीतेंगे ना, सरकार सबकी नहीं बनेगी, तो जो दल चुनाव हार जाते हैं वो विरोधी दल की या फिर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो बीजेपी क्या है, विपक्षी पार्टी है। देश की बात करें तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी क्या है, विपक्षी दल है। ये जो विपक्षी दल होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं डेमोक्रेसी में, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो सरकार की कमियां होती है वो जनता के सामने लेकर के आते हैं, और सरकार को भी उनसे डर के रहना होता है कि थोड़ी सी भी गलती की और ये दोनों हाथों को फैलावे कैच करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, सीधा मतलब आउट कर देंगे हमें। तो ज़रूरी होता है कि विपक्ष हो, स्ट्रोंग हो, मजबूत हो, और वो काम कौन करता है, राजनीतिक दल करते हैं। यानी कि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो छठा कार्य है जिसके लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है वो है जनमत का निर्माण करना। जनमत मतलब जन मतलब लोग हो गए, हमारे मत, हमारी सोच का निर्माण कौन करते हैं, हमारे दृष्टिकोण का निर्माण वो करते हैं राजनीतिक दल। वो मुद्दों को उठाते हैं और मुद्दों की तरफ हमारा जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। जब भी कोई गलती की जाती है तो मुद्दों को जनता के सामने कौन लेके आते हैं, ये राजनीतिक दल। कभी धरना करते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी सड़क जाम करते हैं, ओके, करते हैं ना, या टीवी पर डिबेट भी करते हैं। तो इससे हमारी सोच का निर्माण होता है, हमारे दृष्टिकोण का निर्माण होता है, मुद्दों की तरफ हमारे ध्यान को ये आकर्षित करते हैं। तो ये कार्य भी राजनीतिक दल ही करते हैं। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होगा, यानी कि क्या खिचड़ी पक रही है, काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं चल पाएगा ना। उसके बाद अगला जो कार्य है, सातवां जो कार्य है, ये कड़ी का कार्य करते हैं। किसके बीच में, राजनीतिक दल और जनता के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं। यानी जो सरकार होती है, अब जो सरकार है उस तक डायरेक्ट हमारी पहुंच नहीं होती, नहीं जा सकते ना आप, लेकिन हमारे गली मोहल्ले में एक छुट भैया नेता जरूर मिल जाएगा। अब उस नेता को हम पकड़ेंगे और नेता के थ्रू हम गवर्नमेंट तक पहुंच हमारी बना लेंगे। ओके, कोई काम करना है, जायज़ हमारा कार्य करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक नेता को पकड़ें। तो ये जो राजनीतिक दल है यही जनता और सरकार को आपस में जोड़ते हैं, क्योंकि सरकार में बहुत कम लोग होते हैं ना, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हर गली मोहल्ले में होते हैं, हर नुक्कड़ के ऊपर हमें मिल जाएंगे।
तो वो जोड़ते हैं हमें सरकार के साथ, सरकार की अच्छी बातें नीतियां वो हम तक पहुंचाते हैं, सरकार के कार्य हैं सरकार तक जनता की मांग को पहुंचाते हैं कि यहाँ पे ये समस्या आ रही है आप उसको हल कीजिए। तो ये जो कड़ी का कार्य है वो भी ये राजनीतिक दल करते हैं। तो ये हो गए कि राजनीतिक दल जो है उनके कार्य क्या है या फिर हमें उनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन कौन से कार्य होते हैं। तो राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है चुनाव लड़ना। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसके लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है वो है सरकार बनाना। ये सरकार बनाते हैं और फिर सरकार को चलाते हैं, ये भी राजनीतिक दल करते हैं। तीसरा नीतियों का निर्माण करना कि जब चुनाव होते हैं तो हमारे सामने ये नीतियां लेकर के आते हैं, प्रोग्राम लेकर के आते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो ये नीतियां आगे चल के देश का विकास का आधार बनती है। तो ये कार्य कौन करता है? राजनीतिक दल करते हैं। उसके बाद कानून निर्माण का कार्य कौन करते हैं? राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि संसद में इन्हीं के ही तो सदस्य होते हैं, तो उसके लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। उसके बाद विपक्ष की भूमिका, जो दल चुनाव हार जाते हैं, जैसे बात करें दिल्ली की तो बीजेपी है, वो विपक्षी दल है। ओके, तो विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, इसके लिए भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता होती है, नीड होती है। ऐसे ही जनमत का निर्माण करना, यानी कि मुद्दों की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करना राजनीतिक दलों का कार्य है। और जनता और सरकार के बीच में कड़ी का कार्य भी यही पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो ये आपका इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे लिए कितने दल होने चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज तो समझ में आ गया, चलो मान लिया हमने कि पॉलिटिकल पार्टीज ये होती है, समझ में आ गया। और पॉलिटिकल पार्टीज में नेता आ जाते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता आ जाते हैं, अनुयायी आ जाते हैं, फॉलोअर्स आ जाते हैं, समझ में आ गया। क्यों ज़रूरत है ये भी समझ में आ गया। अब बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज होनी कितनी चाहिए, 1, 2, 3, 5, 7 कितनी होनी चाहिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की अगर बात करें तो जो दल प्रणाली है वो 3 प्रकार की होती है। ओके, मुख्य तौर पे हम पूरे विश्व की बात करेंगे तो 3 प्रकार की पार्टी हो सकती है। कौन कौन से प्रकार की हो सकती है? पहला जो बात करें तो ये हो सकती है आपकी वन पार्टी सिस्टम, यानी कि एक दलीय प्रणाली हो सकती है आपकी। ओके, उसके बाद दूसरी हो सकती है आपकी 2 पार्टी सिस्टम, 2 दलीय प्रणाली हो सकती है। तीसरी हो सकती है आपकी मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि बहुदलीय प्रणाली हो सकती है, अनलिमिटेड पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है। अब क्या है ये, चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आपके आती है एक दलीय प्रणाली। अब ये एक दलीय प्रणाली क्या होती है कि कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर एक ही दल को, एक ही पॉलिटिकल पार्टीज को सरकार बनाने और सरकार को चलाने की अनुमति होती है। जैसे कि चीन में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो एक ही पार्टी है, वही चुनाव लड़ती है, वही चुनाव जीतती है, वही चुनाव हारती है, वही चुनाव के बाद सरकार बनाती है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। तो वो क्या है, एक दलीय प्रणाली कहलाएगी। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र में एक विशेषता लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, ये भी होती है कि लोगों के सामने विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, चॉइसेस। हमारे पास चुनने के लिए तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। सोचिए अगर अपने देश में ऐसा हो तो वो तो डिक्टेटरशिप की तरह हो जाएगी ना, जब पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि भाई हमें तो हारना ही नहीं है, क्योंकि उसे ही जीतना ना, अल्टीमेट कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हालांकि डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये कुछ देशों में है, जैसे कि चाइना। तो आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ पता होना चाहिए कि एक दलीय प्रणाली क्या होती है कि कुछ देशों में एक ही दल को चुनाव लड़ने और सरकार बनाने की अनुमति होती है, उसे हम एक दलीय प्रणाली बोलते हैं, जैसे कि चाइना में है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक, उसके बाद दूसरी जो पार्टी सिस्टम होता है वो है 2 दलीय प्रणाली। 2 दलीय प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ पर 2 राजनीतिक दल होते हैं। ठीक, और 2 ही दलों के बीच में मुख्य तौर पे क्या होता है, मुकाबला होता है, यानी कि वही चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं में से कोई एक दल है वो चुनाव जीत करके सरकार बनाता है। यानी कि द्विदलीय प्रणाली में मुख्य तौर पर 2 दलों के बीच में मुकाबला होता है और सत्ता आमतौर पर इन्हीं 2 प्रमुख दलों के बीच में बदलती रहती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि तीसरा दल नहीं होगा, तीसरा चौथा हो सकता है, लेकिन उनको पूछते नहीं है कोई, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी जो होती है मेनली। जैसे हम बात करें ब्रिटेन की, जैसे हम बात करें यूएसए की, तो वहाँ 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो कभी डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाती है, उसके बाद रिपब्लिकन की आ जाती है, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन, बार बार से उन्हीं की गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। तो वो द्विदलीय प्रणाली कहलाती है, 2 दलीय प्रणाली। ठीक, उसके बाद तीसरी प्रकार की जो प्रणाली होती है, दलीय व्यवस्था होती है, वो है बहुदलीय शासन प्रणाली। अब बहुदलीय शासन प्रणाली जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज होती है, यानी कि अनेक जो दल होते हैं वो सत्ता पाने की कोशिश करते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। यानी अनेक दल होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ओके,
सत्ता में आने के लिए ये दल या तो अपने दम पर सरकार बनाते हैं या फिर दूसरों के साथ गठबंधन करके ये सरकार बनाते हैं। जैसे भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है। भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। 750 राजनीतिक दल है जो चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड की बात करें, कुछ अनरजिस्टर्ड है, हर बार आ जाते हैं, कुछ नए पॉलिटिकल पार्टीज आती है, ख़त्म हो जाती है, फिर नई बन जाती है। तो ऐसे अगर काउंट करें तो बहुत ज़्यादा एक लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन 750 सीधे तौर पे जो रजिस्टर्ड है। ओके, तो ये बहुदलीय प्रणाली कहलाती है। ठीक, तो ये होगी हमारी दलीय व्यवस्था के कितने प्रकार की होती है। एक दलीय होती है जहाँ एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, चुनाव हारती है, जैसे कि चाइना में। द्विदलीय में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, वह चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के बीच में मुकाबला होता है, जैसे कि ब्रिटेन में है, यानी कि यूके में है, और यूएसए में है। और बहुदलीय प्रणाली जहां पर बहुत सारे राजनीतिक दल होती हैं, यानी कि 2 से अधिक राजनीतिक दल होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता पाने का, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं अपने दम पर या फिर गठबंधन के आधार पर। ओके, और जैसा कि भारत में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में, तो यहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने वाली शासन व्यवस्था की। अपने देश में कौन सी है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है। तो इस बहुदलीय शासन व्यवस्था के गुण या दोष क्या है। अगर हम बात करें कि इस शासन व्यवस्था की, तो इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि भारत में विविधता अधिक है। हम विविध है ना, किसके बेस पे, कल्चर के बेस पे। हमारी संस्कृति अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, विशाल देश है हमारा, तो भौगोलिक आधार पर भी हम अलग अलग है, धर्म के आधार पर अलग अलग है, जाति व्यवस्था की बात करें तो हम अलग अलग समूह में बंटे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर 2 राजनीतिक दल होंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हर वर्ग को अपना प्रतिनिधित्व चाहिए, जो उनके मुद्दों को उठा पाए, जो उनकी समस्याओं को उठा पाए, जो उनकी समस्याओं का समाधान कर पाए, जो उनके लिए खड़ा हो सके। हर जो समूह है उसके लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी कि बहुदलीय व्यवस्था ही ठीक है। जिसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी आज़ादी है, बना लीजिए, बना सकते हैं ना, इसीलिए तो हमारे यहाँ पे इतने पॉलिटिकल पार्टीज बन गए। तो हमारे लिए बहुदलीय शासन व्यवस्था बेहतर है। इसका कारण ये कि एक तो देश का आकार बहुत बड़ा है, इसमें विविधता अधिक है, तो इसलिए सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिले, उनकी विचारधारा को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। ओके, लेकिन इसके दोष भी हैं, कमियां भी हैं। कमियां क्या है कि इससे कई बार अस्थिरता पैदा हो जाती है, सरकारें बार बार बदलती है, खिचड़ी सरकार बन जाती है। जैसे हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, लगभग 20-25 के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज थी, खींचातान चलती रहती थी। ये जो अपने दीदी हैं पश्चिम बंगाल वाले, ममता बनर्जी, कभी जो जयललिता जी थी, तो वो भाग जाते थे, एक को मनाने जाओ, दूसरे को मनाने जाओ। अब हमारे जो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो दिल्ली में कम रहते थे, कोलकाता में ज़्यादा जाना पड़ता था, क्योंकि हर चौथे दिन वो रूठे रहते थे। तो ये समस्या आती है। और उस वक्त हुआ भी था कि जैसे बात की जाए तो ये 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने, 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही इंद्र कुमार गुजराल, हरदनली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा, एचडी देवेगौड़ा, तो वो बार बार प्रधानमंत्री बदलते रहे। तो ऐसा कई राज्यों में भी होता है। तो ये समस्या रहती है कि जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के सरकार बनाती है तो कई बार खिचड़ी बन जाती है और सरकार चलाने में समस्या आती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक और टॉपिक कि दलीय व्यवस्था, कितने दल होने चाहिए दलीय व्यवस्था में, हमारे यहाँ पे कौन सी दलीय प्रणाली है और इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। अब एक और चीज़ भी आती है, आपके माइंड में भी आ रही होगी कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। तो अगर ये इस टाइप का प्रश्न आए कि दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हो, कौन सी 3 प्रमुख दलीय प्रणाली होती है और कौन सी बेहतर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी बेहतर है, कि हर देश के अनुसार हर दलीय प्रणाली है वो उपयुक्त होती है। यानी कि वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार की दलीय प्रणाली है वो बेहतर है। जैसे चाइना के लोग हैं वो एक दलीय प्रणाली के साथ खुश हैं, ब्रिटेन और अमेरिका के जो लोग हैं वो द्विदलीय प्रणाली के साथ खुश हैं। हमारी बात करें तो हमारे लिए बहुदलीय प्रणाली बेहतर है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि उस देश की कल्चर कैसी है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो इसलिए किसी भी दलीय प्रणाली को हम बेहतर या फिर खराब नहीं कह सकते, अपनी जगह पर सारी दलीय प्रणाली है वो बेहतर होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक और टॉपिक। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे हम पॉलिटिकल पार्टीज को और बात करेंगे गठबंधन सरकार की। ठीक, अब जैसे हमने ऊपर बात की कि कई बार गठबंधन सरकार बनती थी, ये गठबंधन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 मार्कर में कई बार पूछ लिया जाता है कि गठबंधन क्या होता है। तो गठबंधन का अर्थ होता है कि जब किसी एक दल को बहुमत ना मिले तो क्या होता है, कई दल साथ आकर के सरकार बनाते हैं। ओके,
जरूरी नहीं कि साथ आकर के सरकार ही बनाई जाए। कई बार ये होता है कि चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लेते हैं ना। जैसे हम बात करें अपने यहाँ पे 3 प्रमुख गठबंधन है, अलायंस है, ओके, तो उसे गठबंधन सरकार कहेंगे अगर गठबंधन की सरकार बनती है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब एक दल को बहुमत ना मिले तो कई दल साथ आकर के सरकार बनाते हैं, तो उस सरकार को क्या कहेंगे, हम गठबंधन की सरकार कहेंगे। वैसे ये गठबंधन कम होता है, लठबंधन ज़्यादा होता है, क्योंकि आपस में खींचातान चलती रहती है। बिहार की बात करें तो बिहार में क्या है, बीजेपी का और उसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड का है, उनका आपस में गठबंधन है, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, ओके। ऐसे ही अगर हम बात करें बीजेपी के पास हालांकि बहुमत है लेकिन ये गठबंधन की सरकार है, इनका गठबंधन है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उसकी ये सरकार बनी हुई है। तो बहुत सारे राज्य हैं जहां पर गठबंधन की सरकार चल रही है। तो देश की बात करें तो हमारे देश में 3 प्रमुख गठबंधन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहला है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी मुख्य पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी है। दूसरा है हमारा एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंग्लिश में होगा, हिंदी में करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग आ जाएगा। इसकी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, यानी कि इनकी अब सरकार है। उसके बाद तीसरा जो गठबंधन है वो है वाम मोर्चा, इसमें सीपीआई आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी आ गए, तो इनका ये गठबंधन, यानी कि जो वाम मोर्चा है मुख्य तौर पे पश्चिम बंगाल या केरला, त्रिपुरा वगैरह में इनका वोट बैंक अच्छा खासा है। तो ये हो गया गठबंधन क्या होता है, गठबंधन सरकार क्या होती है, और हमारे देश में प्रमुख गठबंधन कौन से हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे ना क्या कुछ समझा हमने, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें नीड क्यों है और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कितने प्रकार की हो सकती है। 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो प्रांतीय हो सकती है, क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज़, और दूसरी हो सकती है राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये दोनों कैसे अलग अलग है, क्या कंडीशंस होती है कि किसको हम राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे और किसको हम कहेंगे क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रांतीय दल, तो इसको डिसाइड कौन करेगा, इसको डिसाइड करता है हमारा चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग को भी हमें समझना पड़ेगा ना कि चुनाव आयोग कौन है, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को नियंत्रित करता है, जो हमारे देश में चुनाव करवाता है। तो चुनाव आयोग जो है वो हमारे यहाँ पे एक स्वतंत्र और एक काफ़ी शक्तिशाली संस्था होती है, स्वायत्त संस्था होती है। स्वायत्त संस्था का मतलब कि इसमें ऑटोनोमस बॉडी है, ये गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती, सरकार के अधीन काम नहीं करती। चुनाव जो मुख्य आयुक्त है या अन्य 2 चुनाव आयुक्त है, उनकी एक बार नियुक्ति अगर कर दें तो उनको हटाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ये इसलिए होता है ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज इनके ऊपर दबाव ना बना पाए। तो हमारे यहाँ पे जो चुनाव आयोग है उसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। अब इसमें से मुख्य कौन सा बनता है, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, जिसकी आयु ज़्यादा होती है, आयु के आधार पर गणना की जाती है। उसके बाद जो उनमें से बड़ा होगा फिर वो बन जाएगा, यानी कि जैसे रिटायरमेंट होगी उसकी। ठीक, तो वर्तमान की बात करें तो मई 2022 तक जो रहेंगे हमारे, वो सुशील चंद्रा जी है, मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। यानी कि इस वक्त सुशील चंद्रा जी है वो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब जो चुनाव आयोग है इसका मुख्य कार्य होता है, एक तो राजनीतिक दल है इनको संभालना, यानी कि इनके लिए कायदे कानून नियम वगैरह निश्चित करते हैं, समय समय पर गाइडलाइंस जारी करते हैं। साथ साथ दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है चुनाव करवाना। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राजनीतिक दल होते हैं, हर पार्टी को चुनाव आयोग से पंजीकरण करवाना होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इस समय अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग के पास लगभग 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है। यानी कि अपने देश में देखिए 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है। कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी कि अगर हम याद रखना चाहें तो हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी याद नहीं रख पाएंगे। ये आयोग है सभी पार्टियों को हालांकि बराबर मानता है, लेकिन जो बड़े और स्थापित पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको विशेष सुविधाएं दी जाती है। कौन सी बड़े और स्थापित, मतलब जैसे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है, जैसे चुनाव प्रचार के समय में जो टीवी वगैरह पे टाइम दिया जाता है कि इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए जो टाइम दिया जाएगा तो वो टाइम थोड़ा सा उनको ज़्यादा दिया जाता है। ओके, इसके अलावा जो बड़े और स्थापित दल होते हैं उनका चुनाव निशान एक जैसा होता है, ये भी उनको बेनिफिट मिलता है। जबकि नए जो राजनीतिक दल होते हैं जब तक उनको मान्यता नहीं मिल जाती तब तक उनका चुनाव निशान है वो बदलता रहता है। जब परमानेंट कब होगा, जब उनको मान्यता मिल जाएगी। तो ये सब कार्य कौन करता है, ये कार्य करता है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग है वो जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं, यानी कि जो मान्यता प्राप्त कर लेते हैं उनको चुनाव चिन्ह देता है, और ये चुनाव चिन्ह उनका परमानेंट रहता है जो मान्यता प्राप्त होते हैं। जिनको मान्यता नहीं मिल पाती उनके लिए चुनाव चिन्ह बदलते रहते हैं। ओके, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये 2 टाइप की होती है।
अपने देश में भी दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक तो प्रांतीय दल है। प्रांतीय दल कौन सी है? जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। और दूसरे होते हैं राष्ट्रीय दल। अब दोनों में डिफरेंस क्या और कंडीशन क्या होती है, इसको आपको अच्छे से समझना है। पहला ये कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है, वो किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का, कुल वैध मतलब कुल पड़े मत हैं, उसका कम से कम 6% और कम से कम 2 सीटें पर जीत दर्ज कर लेता है, तो उसे राज्य पार्टी या प्रांतीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी कि रजिस्टर्ड होने का मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज मान्यता प्राप्त हो गए, प्रांतीय दल बन गया। यानी रजिस्टर्ड होना एक अलग चीज़ है। आप पॉलिटिकल पार्टीज बनाइए और उसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए, हो गया काम। लेकिन मान्यता कब मिलेगी आपको? प्रांतीय दल के रूप में या राष्ट्रीय दल के रूप में। उसमें कुछ शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे प्रांतीय दल किसको कहेंगे? हमारी जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, जिसकी सरकार है, तो वो प्रांतीय दल है। अब प्रांतीय दल के लिए क्या शर्तें होती है कि पहला ये कि जब किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, जैसे दिल्ली के चुनाव हुए थे, ओके, तो उसमें जितने भी वोट पड़ते हैं उसका 6% उसको वोट प्राप्त करने होंगे। 6%, ओके, जितने भी पड़े, यानी कि टोटल वोट से कोई लेना देना नहीं। जितने वोट पड़े, मान लीजिए कि 100 वोट पड़े तो 100 में से 6 वोट लेने, 1000 वोट पड़े तो उसको 60 वोट लेने, ओके। और साथ ही साथ क्या शर्त होती है? कम से कम 2 विधानसभा की सीटें जीतनी होती है, ओके। तो कितनी जीतनी होगी? 2 विधानसभा की सीटें। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट प्राप्त कर लेती है और कम से कम 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है, तो उसे हम राज्य या प्रांतीय दल की मान्यता मिल जाती है, चुनाव आयोग दे देता है, ओके। जैसे मान लीजिए हम यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं। अब यूपी में जितने भी वोट पड़ेंगे उसका 6% उसको लेना होगा और 2 सीटों पर जीत प्राप्त करनी हुई, उसको फिर प्रांतीय दल की मान्यता मिल जाएगी। क्लियर? तो ये होता है प्रांतीय दल के लिए। तो ये कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि प्रांतीय दल से आप क्या समझते हो और प्रांतीय दल के लिए क्या आवश्यक शर्तें होती हैं। तो ये आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि मोटे तौर पे प्रांतीय दल को समझना, तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रांतीय दल वो होते हैं जिनका प्रभाव, जिनका वोट बैंक 1 या 2 राज्यों में होता है, यानी कि पूरे देश में नहीं होता। वो एक राज्य में हो सकता है, 2 राज्य में हो सकता है। जैसे समाजवादी पार्टी है, प्रांतीय दल है। वोट बैंक कहाँ है इनका? इनका वोट बैंक मेनली यूपी में है, थोड़ा बहुत उत्तराखंड में भी है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी है, उनका वोट बैंक कहाँ है? बिहार में, थोड़ा बहुत झारखंड में। जनता दल यूनाइटेड वोट बैंक कहाँ है? बिहार या झारखंड में। ऐसे अकाली दल वोट बैंक कहाँ है? पंजाब में है। आम आदमी पार्टी, इनका अभी तक वोट बैंक कहाँ है? पंजाब और दिल्ली, 2 ही जगह पर मुख्य तौर पर। तो जो प्रांतीय दल होते हैं मुख्य तौर पे तो ये पहचान होती है कि उनका वोट बैंक 1 या 2 राज्य में होता है, यानी कि पूरे देश में इनका वोट बैंक नहीं होता, इनके समर्थक नहीं होते, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कि मान्यता के लिए क्या चाहिए, तो जो आवश्यक शर्तें ये होती है कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होंगे तो कम से कम 6% उनको वोट प्राप्त करने होते हैं और कम से कम 2 सीटों पर उन्हें विजय प्राप्त करनी होती है, जीत प्राप्त करनी होती है, तब उन्हें प्रांतीय दल की मान्यता मिल जाती है, ओके। तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, अकाली दल, ये सभी क्या है? ये प्रांतीय दलों में आएंगे। उसके बाद दूसरे प्रकार के जो दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो कौन सी होती है? वो होते हैं हमारे राष्ट्रीय दल। अब ये राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं कि राष्ट्रीय दल वो दल होते हैं, मुख्य तौर पे अगर हम मोटे तौर पे समझें तो वो दल होते हैं जिनका वोट बैंक या जिनका जो प्रभाव होता है या जिनका जो आधार होता है वो पूरे देश में होता है, यानी कि कम से कम 4-5 राज्यों में तो जरूर होता है, ठीक। उसको राष्ट्रीय दल हम कहेंगे। लेकिन मान्यता के लिए क्या करना होता है? यहाँ पर भी कुछ शर्तें होती हैं। यानी पहली जो शर्त होती है कि या तो वो 4 राज्यों के जो चुनाव हैं, ओके, विधानसभा चुनाव है वहाँ पर, या फिर जो लोकसभा चुनाव है उसमें कुल पड़े वोटों का 6% वो प्राप्त करें। यानी कि या तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में या फिर जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें कुल पड़े वोटों का 6% प्राप्त करें और साथ ही साथ कम से कम 4 सीटों पर अगर वो जीत दर्ज करती है तो उसे हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है, ओके। यानी कि क्या करना पड़ेगा? 4 राज्यों में जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उसका 6% या फिर जो लोकसभा चुनाव में वोट पड़े हैं, कुल वोट पड़े हैं, उसका 6% उसे प्राप्त करना होगा। या फिर यानी कि ये तो प्राप्त करना है दोनों में से एक, विधानसभा चुनाव में 6% 4 राज्यों में, या फिर लोकसभा में चुनाव में जितने वोट पड़े हैं उसका 6% उसे प्राप्त करना होगा, 6%। और साथ ही साथ 4 सीटों पर उसे जीत दर्ज करनी होगी, तब उसे मिल जाएगी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता। जैसे हम अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो 2014 में जो चुनाव हुए थे, 2014 में इलेक्शन हुए थे, तो आम आदमी पार्टी को 4 लोकसभा की सीटें मिल गई थी। पंजाब से 4 सीटें मिली थी, दिल्ली से कोई सीट नहीं मिली थी। लेकिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में या देश में पड़े जो लोकसभा चुनाव के मत थे उसका 6% शेयर नहीं मिला था, क्योंकि पंजाब और दिल्ली 2 ही जगह पे जनाधार था उस वक्त। तो
इनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई थी। ओके, तो ये होता है कि राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल है उसके लिए मान्यता के लिए क्या क्या नियम या शर्तें होती हैं। तो इन शर्तों के अनुसार इस वक्त अगर बात की जाए 2021 के अनुसार हम देखें तो भारत में 7 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक, कौन कौन से राष्ट्रीय दल आ जाते हैं वो 7 यहाँ पर दिए गए। एक आपका भारतीय जनता पार्टी है जिसका चुनाव निशान कमल का फूल है। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, हाथ का निशान है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बसपा है, हाथी का निशान है। उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जिसका घड़ी का निशान है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI है, ओके, जिसका चुनाव निशान है यहाँ पे हंसिया दी गई है और अनाज की बाल यहाँ पर दी गई। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की बात करें तो यहाँ पे हंसिया और हथौड़ा है। और ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है, इसका चुनाव निशान यहाँ घास और फूल है। ठीक, तो ये 7 राजनीतिक दल है जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय दल है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको इन सभी 7 दलों के नाम अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं अपने देश में। तो 7 राष्ट्रीय दल है। तो इसमें सबसे पहले आपकी कांग्रेस पार्टी आ जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP। तीसरा बहुजन समाज पार्टी बसपा BSP। चौथा जो राष्ट्रीय दल है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPI, ब्रैकेट में M आ जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC आ जाती है। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब इसके साथ साथ एक और प्रश्न भी उठेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 3 मार्कर में। वो ये कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा पर नोट लिखने के लिए आ सकता है। आप अगर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो उसमें 3-4 बार ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा के बारे में आप क्या जानते हो, नोट लिखिए। तो अगर वैसे तो इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आ सकता है, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि या तो BJP से रिलेटेड पूछा जाए या फिर वो तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड हो सकता है आपके एग्जाम में, और उसके बाद जो थोड़े कम चांसेस रहेंगे वो रहेंगे कांग्रेस पार्टी के। तो इनसे रिलेटेड आपको विचारधारा भी पता होनी चाहिए। तो हम एक एक करके इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा के बारे में भी जानेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी स्थापना कब हुई और इनकी विचारधारा क्या है, ये कौन सी विचारधारा के साथ सत्ता में आती है या फिर जनता के बीच में जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक आती है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आमतौर पे हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उस वक्त हालांकि उद्देश्य उनका कुछ अलग था कि भारतीयों में फूट डाली जाए, लेकिन बाद में यही राजनीतिक दल है जो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसे हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885। ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। 1 मार्कर के लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी स्थापना का फाउंडेशन ईयर है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यह विश्व के सबसे पुराने दलों में से एक आती है और आज़ादी के बाद कई दशकों तक अगर हम बात करें तो भारत की जो केंद्र की राजनीति है, राज्य स्तर पर है, इनका दबदबा रहा है, यानी कि केंद्र में भी और स्टेट में भी इन्हीं की ही गवर्नमेंट रही है। अभी की बात करें तो अपने यहाँ पर केंद्र में ये प्रमुख विपक्षी दल है और कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इनकी अगर नीतियों की बात करें कि इनकी विचारधारा क्या है, तो इनकी जो विचारधारा ये लोकतंत्र में विश्वास रखती है। ठीक, तो ये अलग अलग पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। ये किस में विश्वास रखती है? लोकतंत्र में विश्वास रखती है, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है, ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, यानी कि सभी धर्मों को एक समान दर्जा देने के पक्ष में है। ये नए आर्थिक सुधारों की पक्षधर है। 1991 की बात करें तो जो नए आर्थिक सुधार अपने देश में किए गए थे, जिसके कारण हम एकदम से 20 वर्ष आगे हो गए थे, वो आर्थिक सुधार इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी की सरकार के दौरान किए गए थे। ये गुट निरपेक्षता की समर्थक है कि हमें ना अमेरिका के साथ जाना ना रशिया के साथ जाना है, हमें किसी के साथ नहीं जाना, अपने देश के विकास करना है, उसी के ऊपर फोकस करना है। ये गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखती है। गांधीवादी विचारधारा क्या कहती है कि हर हाथ को रोजगार होना चाहिए, ग्रामीण है क्षेत्र हैं उनके विकास के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए। तो उस विचारधारा में ये विश्वास रखती है। जहाँ तक चुनाव चिन्ह की बात है तो इस पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह है दाहिना हाथ। ओके, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये होगी हमारी पहली पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्रीय दल है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रमुख राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी, BJP। इस वक्त सत्तारूढ़ दल है। अब ये सत्तारूढ़ दल क्या होता है? सत्तारूढ़ दल का मतलब है जिसकी सरकार होती है। ओके, तो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। भारतीय जनसंघ एक पॉलिटिकल पार्टी थी पहले,
उसको पुनर्जीवित करके, यानी कि वो एक तरीके से बिखर गई थी, उसी की जगह पर फिर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। इसकी अगर विचारधारा की बात करें तो ये भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों में विश्वास रखती है। इनका मानना है कि जो भारत की प्राचीन संस्कृति है वही संस्कृति जो हमारे जड़ों से जुड़ी हुई है। जिस संस्कृति को अंग्रेजी शासन के दौरान दबा दिया गया था, उसी संस्कृति को ये आगे लाने में विश्वास रखती है। दूसरा, ये भारतीय राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है। भारतीय राष्ट्रवाद की हमारे लिए सर्वोपरि है वो देश होना चाहिए। उसके बाद ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में इनके केंद्र में होता है हिंदुत्व, उसके विचारधारा में ये विश्वास रखती है। इसके साथ साथ ये जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, ये सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता के पक्ष में कि एक देश एक कानून होना चाहिए, सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए, और साथ ही साथ ये धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है कि धर्म के जो बदलाव किया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए कि आमतौर पे निर्धन लोग हैं उनको किसी तरीके से लालच देकर के कन्वर्ट किया जाता है, तो उसकी ये सख्त खिलाफ है। तो इसके लिए कई सारे कानून भी इस सरकार के दौरान बनाए गए हैं। चुनाव चिन्ह की अगर बात करें तो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है, ये आप सभी को पता है। ठीक, तो हमें यहाँ पर इस पॉलिटिकल पार्टी को विशेष तौर पर फोकस करना है, क्योंकि इसकी विचारधारा के आने की संभावना ज़्यादा रहेगी आपके एग्जाम में। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज सत्तारूढ़ दल होता है, जिसकी गवर्नमेंट होती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो हमारा राष्ट्रीय दल है, तीसरा राष्ट्रीय दल कौन सा है, वो है हमारा बहुजन समाज पार्टी, बसपा, बीएसपी कह लीजिए। जो बहुजन समाज पार्टी है, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और इसके संस्थापक थे कांशीराम जी। ओके, बहुजन समाज पार्टी की अगर विचारधारा की बात करें तो ये बहुजन समाज यानी कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनके हितों की एक तरीके से संरक्षण करती है या फिर उनके हितों की राजनीति ये करती है। ओके, और उन्हीं का प्रतिनिधित्व होने का ये दावा करती है। इसके साथ साथ ये जो ज्योतिबा महाराज या महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, उनकी विचारधारा में ये विश्वास रखती है, और डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनकी विचारधारा में ये विश्वास रखती है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। ओके, और लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक मूल्यों में ये पार्टी विश्वास रखती है। चुनाव चिन्ह की बात करें तो चुनाव चिन्ह इसका हाथी है। हालांकि ये राष्ट्रीय दल है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, उसी की तरह है, लेकिन मुख्य तौर पर इस पार्टी का जो प्रभाव है वो यूपी में है। यूपी के अलावा दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में और उत्तराखंड में भी इस पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआईएम। ओके, जो सीपीआईएम है इसका गठन 1964 में हुआ था, यानी जो सीपीआई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी से अलग होकर के इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया गया था। कब बनी? 1964 में। किस में विश्वास रखती है? इसकी विचारधारा की बात करें तो ये मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा में विश्वास रखती है। ओके, और ये समाजवाद में विश्वास रखती है। मार्क्सवाद लेनिनवाद की बात आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि मार्क्सवाद की विचारधारा क्या कहती है, लेनिनवाद या समाजवाद की विचारधारा क्या कहती है कि जो उत्पादन के साधन है, जैसे ज़मीन हो गई या कारखाने हो गए, वो सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए और जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना लाभ दे दिया जाए। यानी ये सामाजिक समानता की बात करती है। ये धर्मनिरपेक्षता है उसकी पक्षधर है, ये लोकतंत्र के समर्थक है, ये साम्राज्यवाद और जो सांप्रदायिकता है उसकी विरोध करती है, यानी कि साम्राज्यवाद किसी दूसरे को दबाना, कब्जा करना, उसके ये खिलाफ है। इसके साथ साथ जो धर्म आधारित राजनीति है उसके ये सख्त खिलाफ है। ओके, जहाँ तक बात आती है कि इस राजनीतिक दल का दबदबा कहाँ है, वोट बैंक कहाँ है, तो मुख्य जो इसका दबदबा रहा है वो रहा है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर लगातार 34 वर्षों तक इनकी सरकार रही थी। अभी की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से ममता बनर्जी का दबदबा रहा है, लेकिन उससे पहले लगातार 34 वर्षों तक उनकी यही सरकार रही थी। इसके साथ साथ केरल में और त्रिपुरा में भी इनका अच्छा खासा वोट बैंक है। उसके बाद बात करें चुनाव निशान की तो इनका चुनाव निशान है हथौड़ा और द्रांति, हंसिया कह लीजिए, द्रांति कह लीजिए, ये इनका चुनाव निशान है। उसके बाद पांचवा जो हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसको देखते हैं। पांचवा हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो दिया गया है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई। ओके, इसी सीपीआई से अलग होकर के जो हमने पहले पढ़ा सीपीआईएम बना है। तो इस दल का गठन है 1925 में किया गया था और ये मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा में विश्वास रखती है। उन्हीं से ही प्रभावित होकर के इस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। जो हम
1917 की रूसी क्रांति 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसमें मुख्य नेता कौन थे? लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन। तो उन्हीं की विचारधारा से ये प्रभावित है ये पॉलिटिकल पार्टी। साथ साथ ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, ओके। और ये अलगाववादी और सांप्रदायिकता की विरोधी है। जो अलगाववादी मतलब जो अलग विचारधारा के लोग होते हैं, जो देश की मुख्य धारा से अलग विचारधारा के लोग होते हैं, उसके ये खिलाफ है। सांप्रदायिकता मतलब धर्म आधारित जो राजनीति है उसकी ये दल खिलाफ है। यानी सीपीआई और सीपीआईएम की अगर विचारधारा की बात करें तो दोनों राजनीतिक दलों की विचारधारा लगभग सेम ही है। उसके बाद बात करते हैं इसके चुनाव निशान की। चुनाव निशान की बात करें तो इनका चुनाव चिन्ह है अनाज की बाल और हंसिया, ओके। हंसिया कह लीजिए, द्रांति कह लीजिए। उसके बाद छठा जो हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसका गठन 1999 में किया गया था। शरद पवार है, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। उस वक्त इन्होंने गठन किया था, जो सोनिया गांधी हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, तो वो उस वक्त प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में थे। और जबकि शरद पवार है, उनका कहना था कि जो प्रधानमंत्री है ये पद देश में जन्मे व्यक्ति के लिए सुरक्षित होना चाहिए। इसी बात के ऊपर ये अलग हो गए थे और अपनी अलग राजनीतिक दल था उसका गठन कर लिया था। हालांकि ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, लेकिन इनका मुख्य जो प्रभाव है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के साथ साथ मेघालय की बात करें, मेघालय में, असम में भी इनका अच्छा खासा वोट बैंक है। इस पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो कांग्रेस से मिलती जुलती है। ये लोकतंत्र में विश्वास रखती है, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखती है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है, संघवाद में विश्वास रखती है, सांप्रदायिक धर्म आधारित राजनीति है उसकी ये खिलाफ है, ओके। यानी कि कांग्रेस पार्टी और इनकी विचारधारा सेम ही है। उसके बाद बात की जाए तो टेबल घड़ी जो है वो इनका चुनाव निशान है। अलग टाइप की एक घड़ी है, रेखीय घड़ी भी कह सकते हैं, वो इनका चुनाव निशान है, ठीक। उसके बाद सातवीं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, सातवां जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, ओके। इसको हम आमतौर पे तृणमूल कांग्रेस के नाम से ही जानते हैं। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो इसका गठन ममता बनर्जी ने 1998 में किया था और ये भी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के इन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था। ये पॉलिटिकल पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, ठीक, समानता, समता, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है कि किसी भी तरीके का शोषण समाज में नहीं होना चाहिए, समाज में आर्थिक तौर पर समानता होनी चाहिए, भेदभाव की समाप्ति के लिए प्रयास करती है और संघवाद की मूल विचारधारा में भी विश्वास रखती है। इसके अलावा जो धर्म आधारित राजनीति है उसकी ये सख्त खिलाफ है। इसे 2016 में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी और मुख्य तौर पे अगर बात की जाए तो इनका दबदबा जो है, वोट बैंक जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में इनका जनाधार पूरे भारत में भी फैला है। लेकिन पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा की बात करें थोड़ा बहुत झारखंड, तो वहाँ पर इनका अच्छा खासा वोट बैंक है। अभी की बात करें तो ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल की CM है और ये तीसरी बार CM बनी है। फूल और घास इनका चुनाव निशान है। तो ये हो गए हमारे 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल। इनसे रिलेटेड आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा के ऊपर नोट लिखिए या पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नोट लिखिए। क्लियर? तो ये हो गए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज? जो हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अब हम बात करेंगे प्रांतीय दलों की। अब प्रांतीय दल जो हैं उनके बारे में आपकी NCERT में ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया गया, एक मैप दिया गया, उसमें उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की गई है। तो ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो पूछा जा सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज किस राज्य से संबंधित है, या फिर कोई राज्य का नाम दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि उस राज्य के प्रमुख प्रांतीय दल का नाम बताइए। तो हम प्रमुख जो हमारे क्षेत्रीय दल है, प्रांतीय दल है, उनकी हम बात करेंगे। तो प्रमुख जो प्रांतीय दल है उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अरविंद केजरीवाल और उनके साथ बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। और इनका मुख्य जो जनाधार है, वोट बैंक है, वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में है और पंजाब में। दिल्ली में इनकी सरकार है और पंजाब में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और अच्छे खासे चांसेस है कि आम आदमी पार्टी शायद सत्ता में आ जाए। उसके बाद AIADMK, याद रखना है, ये है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ओके। ये पुदुचेरी और तमिलनाडु में प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है और ये
सत्ता में भी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं। जयललिता की पॉलिटिकल पार्टी है ये। उसके बाद बात की जाए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो ये पश्चिम बंगाल का प्रांतीय दल है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो इनका जो वोट बैंक है वो पश्चिम बंगाल में ही है। उसके बाद असम गण परिषद की बात करें तो ये असम की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी सरकार भी रही है पीछे। बीजू जनता दल की बात करें तो पिछले 20 वर्षों से इन्हीं की सरकार है उड़ीसा में। नवीन पटनायक है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के सीएम है। ओके, तो बीजू जनता दल उड़ीसा का प्रांतीय दल है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की बात करें तो ये भी पुदुचेरी और तमिलनाडु में इनका वोट बैंक है। और अभी जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट है वो डीएमके ही सरकार है, यानी कि जो स्टालिन अभी सीएम है तमिलनाडु के, तो डीएमके पार्टी के ही हैं। उसके बाद आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो ये प्रमुख क्षेत्रीय दल है, प्रांतीय दल है हरियाणा का। यहाँ पे अभय चौटाला है इस पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख हैं हरियाणा में। उसके बाद इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग की बात की जाए IUML की, तो ये केरल का प्रमुख प्रांतीय दल है। उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, आमतौर पे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से इस दल को जानते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख प्रांतीय दल है, प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। जो उमर अब्दुल्ला जो पहले सीएम रह चुके हैं वो इसी पॉलिटिकल पार्टी के। उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है, ये भी जम्मू कश्मीर का प्रांतीय दल है, अच्छी खासा वोट बैंक इनका होता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के नाम से हम ज़्यादातर जानते हैं। जो PDP है ये भी जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय दल है। महबूबा मुफ्ती जो है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी की सीएम थी पहले। जनता दल सेक्युलर की बात करें, जनता दल S की बात करें तो ये कर्नाटका और केरल में इनका वोट बैंक है। कर्नाटका में इनकी कई बार सरकार भी बन चुकी है। HD देवेगौड़ा, हरदनली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं की ये पॉलिटिकल पार्टी है। ओके, और इन्हीं की सरकार पीछे रही भी है कर्नाटका में। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड JDU किसकी पॉलिटिकल पार्टी है? ये नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी है, इन्हीं की सरकार है बिहार में, तो इनका वोट बैंक मुख्य तौर पर बिहार में है। उसके बाद भी हमारी कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको हमें देखना होगा, क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है और उसके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो हमें 1 बार 2 बार देखेंगे तो हमें अच्छे से याद आ जाएगा। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है JMM, ये झारखंड का प्रमुख प्रांतीय दल है। और अभी जो सरकार है झारखंड में, हेमंत सोरेन वहाँ के सीएम है, वो इसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें LJP की, तो ये बिहार का प्रांतीय दल है। और रामविलास पासवान जी जो अभी नहीं रहे हैं, उनकी ये पॉलिटिकल पार्टी है। चिराग पासवान अब इस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं। ओके, ज़्यादा सीटें नहीं आती लेकिन वहाँ की सरकार में प्रमुख भूमिका होती है इनकी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये राज ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र में। हालांकि इनको वोट बैंक वगैरह ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे ये पॉलिटिकल पार्टी जैसा लगता है कि पीछे चले गई है। उसके बाद महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, ये गोवा की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है। मिजो नेशनल फ्रंट, ये मिजोरम की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये मेघालय की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, जो क्षेत्रीय दल है, प्रांतीय दल है। उसके बाद अरुणाचल पीपुल्स कांग्रेस की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है। यानी कि इस प्रकार के नाम है आसानी से याद रह जाएंगे, जहाँ पे राज्यों के नाम आ रहे हैं तो हम उसको पहचान लेंगे। ओके, यानी कि इसमें जो नेता है उनको याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको मुख्य तौर पे पता होना चाहिए कि ये राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल है और कौन से राज्य का है। ओके, तो ये वाइस वर्सा पूछा जा सकता है। आपको दल का नाम बताया जाएगा तो राज्य का पूछा जा सकता है, राज्य बताया जाएगा तो आपको उस राज्य के किसी एक प्रांतीय दल का नाम बताना पड़ सकता है। राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ये बिहार और झारखंड में इनका दबदबा है। और ये कहाँ का राजनीतिक दल है? बिहार और झारखंड का है। ये लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी है। एक चीज़ और आपके माइंड में आ रही होगी कि 1 मार्कर क्वेश्चन तो आएंगे नहीं इस बार, CBSE के एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो 1 मार्कर रहेंगे। CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं तो ये क्वेश्चन 2 मार्कर में दिए जा सकते हैं। जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टीज आपको दे दी जाए, पार्ट 1 पार्ट 2, और वो उनके राज्यों के बारे में पूछ लिया जाए, तो हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पर इनका वोट बैंक है। अजीत सिंह की ये पॉलिटिकल पार्टी है, अजीत सिंह के बेटे हैं अब इसके प्रमुख हैं। समाजवादी पार्टी सपा की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय दल है, प्रांतीय दल है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिकल पार्टी है ये।
उसके बाद शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो ये प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल की पॉलिटिकल पार्टी है, पंजाब में इनका वोट बैंक है। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ये महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी है और इस वक्त उद्धव ठाकरे हैं वो इसी पॉलिटिकल पार्टी के सीएम हैं। उसके बाद सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात करें तो ये सिक्किम की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है, काफ़ी लंबे समय तक इन्हीं की सरकार रही है वहाँ पर। तेलंगाना राष्ट्र समिति की बात करें तो ये चंद्रशेखर राव की पॉलिटिकल पार्टी है और पिछले कुछ वर्षों से इन्हीं की ही गवर्नमेंट है तेलंगाना में। तेलुगु देशम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो ये चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिकल पार्टी है और इनका वोट बैंक है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में और काफ़ी समय तक ये भी सत्ता में रही है वहाँ पर। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये जगन मोहन रेड्डी की पॉलिटिकल पार्टी है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह पर इनका अच्छा खासा वोट बैंक है और आंध्र प्रदेश में अब इन्हीं की ही सरकार है। तो ये हुई हमारी कुछ प्रांतीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बात। तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा क्योंकि इनमें समझने, जिसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो उसको पहले से पता है, जिसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है उसको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी इनको याद रखने में। तो अब हम बात करेंगे राजनीतिक दलों की जन भागीदारी की। अब ये राजनीतिक दलों की जन भागीदारी की बात करें तो ये अगर हमें देखें तो एक तरीके से ये केस स्टडी हमें दी गई है। ओके, तो ये जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस है अगर इस चैप्टर में इसे पूछे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी केस स्टडी के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे बात की गई कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों की अगर बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में क्या राजनीतिक दल लोगों के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय हुए या फिर राजनीतिक दल है वो ज़्यादा अलोकप्रिय हुए कि लोग उनको नापसंद करते हैं। तो इसको लेकर के इस टॉपिक में बात की गई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक कार्टून दिया गया, ये कनाडा के एक न्यूज़पेपर का कार्टून दिया गया, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया। यहाँ पे बात की जा रही है कि वहाँ के जो 27% जो लोग हैं कनाडा के, वो कनाडा के लोग ये चाहते हैं कि जो लिबरल्स हैं उनकी सरकार बननी चाहिए। 35% जो लोग हैं सर्वे में जब उनसे पूछा गया कि किसकी सरकार बननी चाहिए तो उनको लगता है कि जो कंजर्वेटिव है उनकी सरकार बननी चाहिए। और तीसरा जो स्टेटमेंट है कि 98% लोगों का ये कहना है कि जो 98% लोग हैं जो एग्री हैं उनका ये कहना है कि सभी जो पॉलिटिशियन है, राजनीतिक जो दल के नेता हैं, उनको एक गाड़ी के ट्रंक में पीछे जो डिग्गी है उसमें बंद करके उनको नियाग्रा फॉल से धक्का दे देना चाहिए। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि जब ऑप्शन ना हो तब तो सोचते हैं कि चलो ये आ जाए या वो आ जाए, लेकिन जब से पूछा गया कि अगर इनसे छुटकारा पाना हो तो सारे एग्री करते हैं कि इनको तो एक गाड़ी की डिग्गी में बंद करते हैं, उसको लॉक कर दे, लगा करके नियाग्रा फॉल से धक्का दे देना चाहिए। यानी इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आम राय क्या होती है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो करप्शन है, ये जो क्राइम है, ये इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारण है। ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ सत्ता पाना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है और आम तौर पे ये लोगों के लिए कुछ नहीं करते। आम जो धारणा है लोगों में वो यही है कि राजनीतिक दल हैं उनके प्रति आम लोग उदासीन होते हैं। लोग यही सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते और लोग राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। आमतौर पे हमें ये लगता है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ों के आधार पे देखें तो पिछले दिनों भारत में एक सर्वे किया गया था और जो सर्वे किए गए थे उन सर्वों से जो सर्वे किए गए थे उन सभी सर्वे से कई सारी बातें थी वो निकल के सामने आई। क्या क्या बातें निकल के आई कि पूरे दक्षिण एशिया की अगर बात करें तो पूरे दक्षिण एशिया में लोगों का विश्वास राजनीतिक पार्टियों से उठ गया। दक्षिण एशिया में कौन से देश आ जाएंगे? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत आ गए। ओके, मुख्य तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका की बात की जा रही है। तो पूरे दक्षिण एशिया में लोगों का जो विश्वास है वो राजनीतिक पार्टियों से उठ गया। सर्वे में लोगों से क्या पूछा गया कि राजनीतिक पार्टियों पर एकदम भरोसा नहीं, बहुत भरोसा नहीं, कुछ भरोसा या पूरा भरोसा। 4 ऑप्शन उनको दिए गए थे, 4 विकल्प दिए गए थे। तो ऐसे लोगों की संख्या सबसे अधिक थी जिन्होंने कहा कि वे एकदम भरोसे या बहुत भरोसा नहीं करते। यानी कि कईयों ने कहा कि बिल्कुल ही भरोसा नहीं करते या उन्होंने कहा कि ज़्यादा भरोसा नहीं है हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर या इन नेताओं की बात के ऊपर। ओके, और जिन्होंने यह कहा कि वो कुछ भरोसा या पूरा भरोसा करते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम थी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि राजनीतिक दल हैं उनकी ज़्यादा इज्जत नहीं है लोगों के बीच में। ओके, तो पूरी दुनिया में लोग राजनीतिक दलों पर कम ही भरोसा करते हैं। उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि वो गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं, कहते कुछ हो रहे, वादे करते हैं और वादे पूरे नहीं किए जाते, सिर्फ वो जुमले बन करके रह जाते हैं। ओके, ऐसा ज़्यादातर लोग मानते हैं। लेकिन
साथ ही साथ एक चीज़ और भी नई निकल के आई। वो नई चीज़ क्या निकल के आई कि लेकिन जब हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की पिछले कुछ वर्षों में, भागीदारी की बात करते हैं, तो उसमें स्थिति अलग हो जाती है कि कई विकसित देशों की तुलना में भारत में अनुपात अधिक है जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सदस्य हैं। यानी कि भारत में जो चस्का कईयों को लगा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, यानी कि वो परसेंटेज काफ़ी अच्छा खासा ज़्यादा है कि जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर बने हुए हैं। साथ साथ 3 दशकों की बात करें, पिछले 30 वर्षों की बात करें, तो ऐसे लोगों का परसेंटेज भी बढ़ा है जिन्होंने ये माना है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सदस्य हैं। साथ साथ ऐसे लोगों का परसेंटेज भी बढ़ा है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के खुद को करीब मानते हैं। आप भी देखते होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, जैसे मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्टेटस लगाते हैं और वो स्टेटस लगाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के समर्थन में। यानी कि स्टूडेंट्स भी इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट लेंगे तभी समस्या का हल होगा। जब अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में जाएंगे तभी समस्या का हल होगा। तो ज़रूरी भी है इंटरेस्ट लिया जाना, लेकिन वो मुद्दे आधारित होना चाहिए, न कि जाति के आधार पे या किसी और आधार पे नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ ओवरऑल क्या समझ में आता है? ओवरऑल ये समझ में आता है कि पूरे विश्व की तरह दक्षिण एशिया में भी राजनीतिक दलों के ऊपर भरोसा करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक दल है वो भरोसे लायक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की बात करें तो ऐसे लोगों का प्रतिशत बढ़ा है जो राजनीतिक दलों के सदस्य बने या फिर जो राजनीतिक दलों के खुद को करीब मानते हैं। ओके, ऐसे लोगों का प्रतिशत बढ़ा है। इसका मतलब ये कि राजनीतिक दलों की लोकप्रियता उतनी अधिक ना होते भी लोगों की भागीदारी है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। तो ये हमारा एक केस स्टडी दी गई है, उसका कंक्लूजन यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया। अब 2 और टॉपिक हमारे रह गए, उसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक रहेगा। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें पिछले लास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम की, तो उसमें जितनी बार आपका राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है क्वेश्चन पूछा गया, उतनी बार ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। तो इस बार भी इसके पूछे जाने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेस है, वो अच्छे खासे रहेंगे। राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ मतलब राजनीतिक दलों की समस्याएं क्या क्या है। तो राजनीतिक दल है वो मुख्य तौर पर 5 चुनौतियों का सामना करें। 5 या 6 चुनौतियों की हम बात करेंगे। सबसे पहली जो चुनौती है, यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जब आप लिखोगे तो थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर? तो पहली जो चुनौती है राजनीतिक दलों की वो है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। ओके, ये पहली चुनौती है, सभी राजनीतिक दल इसका सामना करें। अब आंतरिक लोकतंत्र क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि चुनाव यही लड़ते हैं, यही सरकार बनाते हैं, तो लोकतंत्र है वो इन्हीं के ऊपर टिका होता है। लेकिन खुद जो राजनीतिक दल होते हैं खुद में ही लोकतंत्र नहीं होता। ये तो वही बात होगी ना कि कोई पंचायत करने किसी का झगड़ा निपटाने जा रहा है, ओके, वहाँ पंचायती बन बैठा है और खुद के घर के झगड़े उससे निपटते नहीं है, वो फिर क्या झगड़े निपटाएगा। तो यहाँ पर यह कि जो पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में खुद में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। यानी यहाँ क्या चलती है, पॉलिटिकल पार्टीज में तानाशाही चलती है। 4-5 लीडर होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। जो बाकी कार्यकर्ता होते हैं, बाकी जो मेंबर होते हैं, उनसे पूछा ही नहीं जाता किसको टिकट देनी है, किसको सीएम बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये पहली चुनौती है, इस चुनौती का हल करना बेहद आवश्यक है। दूसरी जो चुनौती है, कमी है, वो है वंशवाद की चुनौती। अब ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो रहा है, ये एक परिवार की लिमिटेड कंपनीज बन करके रह गई है। जैसे हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये यादव फैमिली की पॉलिटिकल पार्टीज बन के रह गई है। अगर हम आरजेडी की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की, लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टीज बन करके रह गई। अकाली दल, बादल परिवार की पॉलिटिकल पार्टीज है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वंशवाद से क्या समस्या आ गई कि एक ही परिवार की तो प्राइवेट कंपनियों की तरह काम करने लगी। यानी कि कोई भी कितना भी अच्छा नेता हो उस पॉलिटिकल पार्टी में, वो टॉप पोस्ट पे नहीं जा सकता क्योंकि उस परिवार की चलेगी। तो ये भी एक बड़ी चुनौती, जबकि ऐसा राजनीतिक दलों में नहीं होना चाहिए। तीसरा है धन बल की चुनौती। अब धन बल की चुनौती कैसे कि जिन लोगों के पास मोटा पैसा होता है वो पैसे के बल पर टिकटें खरीद लेते हैं। टिकटें खरीदने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि वो पैसा खूब उड़ाते हैं, लगाते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि एक आम व्यक्ति है उसके लिए चुनाव लड़ना या जीतना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। यानी जो हम राजनीतिक समानता की बात करते हैं वो राजनीतिक समानता तो रही नहीं। तो ये भी एक बड़ी समस्या जिसका हल हमें निकालना होगा।
उसके बाद चौथी जो चुनौती है वो बाहुबल की चुनौती है। बाहुबल मतलब कुछ जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो गुंडे तत्व हैं, वो राजनीति में आ जाते हैं, अपने प्रभाव के कारण टिकटें भी प्राप्त कर लेते हैं, चुनाव भी लड़ लेते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो चुनाव जीत भी जाते हैं। अब सोचिए, ऐसे लोग अगर संसद में आएंगे, ऐसे लोग अगर विधानसभा में आएंगे, तो देश का कितना का भला करेंगे, यानी कि कितना नैतिक दायित्व है वो पूरे कर पाएंगे, कितना वो देश के लोगों के बारे में, समाज के लोगों के बारे में सोच पाएंगे, क्या भ्रष्टाचार को वो खत्म कर पाएंगे, अपराध को खत्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो आपस में मौसेरे भाई हो गए ना। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि राजनीतिक दलों में जो गुंडे तत्व है, अपराधी है, उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद पांचवी जो चुनौती है वो विकल्पहीनता की चुनौती है। विकल्पहीनता की चुनौती कैसे कि वैसे तो हम जब इलेक्शन की बात करते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, तो 15, 20, 25, 30, 35 कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें। तो यहाँ पर भी एक चुनौती सामने आती है कि सभी जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव से पहले कुछ और होते हैं, चुनाव जीतने के बाद कुछ और होते हैं, बात ही नहीं करते, उनकी नीतियाँ भी एक जैसी लगती है। तो यहाँ भी समस्या आ गई कि वैसे कहने को बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास ढंग का विकल्प है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या राजनीतिक दलों की। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चुनौती है, छठी जो चुनौती है, वो है पारदर्शिता का अभाव, कि जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं वो आम जो मेंबर है उस तक पहुंच नहीं पाती बात। जैसे किसको टिकट दिया जा रहा है, तो उसको टिकट अगर दिया जा रहा है तो किस आधार पर दिया जा रहा है, ये बात क्लियर नहीं हो पाती। यानी कि उनके नियम कायदे कानून वो ठीक से निश्चित नहीं है कि एक नियम कायदे कानून होने चाहिए कि किसी का अगर टिकट दिया जा रहा है, किसी को सीएम या मंत्री बनाया जा रहा है, तो उसका क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए ताकि वो ट्रांसपेरेंसी आ पाए। ट्रांसपेरेंसी होगी तभी तो सही अर्थों में डेमोक्रेसी वहाँ होगी ना। तो वो भी इन राजनीतिक दलों में आमतौर पे कमी नहीं होती। जिसके पास जितना मोटा पैसा, जिसके पास जितना ज़्यादा वो दबाव बना सकता है, वो उतना ही ज़्यादा वहाँ पर मलाई खाता है। तो ये चुनौतियाँ हैं, ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ हेडिंग लिखने से मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि अगर ये 5 मार्कर में आता है तो इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। अब हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों की इन चुनौतियों के पार कैसे पाया जा सकता है, यानी कि उनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे हम 2 बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले ये कि हाल ही के वर्षों में कुछ सुधार किए गए हैं, तो सुधार कौन कौन से किए गए हाल के वर्षों में जो प्रयास किए गए, और उसके बाद हम कुछ सुझाव देंगे। ओके, तो हाल के वर्षों में कुछ प्रयास किए गए हैं इन राजनीतिक दलों को सुधार करने के लिए। तो पहला जो प्रयास है वो है दल बदल कानून। अब दल बदल क्या होता है? दल बदल मतलब पहले ये होता था आया राम गया राम की राजनीति होती थी, यानी कि चुनाव जीतते थे किसी पॉलिटिकल पार्टी से, दूसरे वाले ने ऑफर दे दिया कि भाई इतने पैसे पड़े हैं, आपको मंत्री बना देंगे, संतरी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और भाई साहब पता चलता कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। हरियाणा में एक बार ऐसा हुआ था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को 5 सीटें मिली थी, दूसरे को 85 सीटें मिली थी, 85 सीट्स, और सरकार बना गया 5 वाला, क्योंकि वो खरीद करके ले आया। ऐसा होता था पहले। तो दल बदल विरोधी एक कानून बनाया गया। अब इस कानून के तहत ये है कि कोई भी जो विधायक या एमपी है वो चुने जाने के बाद आसानी से अपने दल को नहीं छोड़ सकता। ओके, यानी कि वो कब छोड़ सकता है? 2/3 जो सदस्य है, 2/3 सदस्य कितने हो गए? 66% जो सदस्य वो ही पॉलिटिकल पार्टी को बदल सकते हैं अगर बदलना चाहें तो, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सीटें मिली है 60, ठीक, 60 सीटें मिली है। अब 60 में से एक अगर छोड़ के जाएगा पॉलिटिकल पार्टी से, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने वोट किसके आधार पे दिया? उस पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे दिया था, और वो अगर बिक गया तो बात ही खत्म हो गई ना। तो ऐसे अब उसके ऊपर रोक लगा दीजिए। अब वो 60 में से 40 अगर पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जाए तो ठीक है, अगर 39 भी गए ना तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। ओके, तो ये जरूरी था भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जो करप्ट पॉलिटिक्स होती थी उसको खत्म करने के लिए। तो निर्वाचित विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, और नए कानून के अनुसार अगर कोई विधायक या सांसद दल बदलता है तो क्या होगा कि उसको अपनी सीट गंवानी होगी। तो ये एक अच्छा कदम उठाया गया जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। इस करप्ट जो सिस्टम है इसके ऊपर रोक लगी है। उसके बाद दूसरा जो हाल के वर्षों में सुधार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश पारित किया है। इसके अनुसार उम्मीदवारों को जब नामांकन भरते हैं, नामांकन मतलब जब चुनाव लड़ना होता है तो नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई करना होता है, जब नामांकन किया जाता है तो एक शपथ पत्र देना जरूरी कर दिया गया। अब शपथ पत्र में क्या होता है कि अपनी प्रॉपर्टी और यानी कि
उसके पास कितनी चल प्रॉपर्टी है, कितनी अचल प्रॉपर्टी है, यानी कि मूवेबल इमूवेबल जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताना होता है, और साथ साथ उसके ऊपर जितने भी केस चल रहे होते हैं उसके बारे में बताना होता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट लोगों को पता तो चले ना कि जिसको हम चुनने वाले हैं वो कितना दूध का धुला हुआ है, कितने उसके ऊपर केस चले हुए हैं, कौन कौन से उसने क्राइम किए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर केस चले। तो ये भी एक अच्छा सुधार है कि एटलीस्ट जो जागरूक जनता है वो अपने नेता के बारे में पहले से जान पाए। उसके साथ साथ चुनाव आयोग ने एक और आदेश जारी किया कि सभी राजनीतिक दलों के लिए अपना संगठनात्मक चुनाव करना अनिवार्य है। यानी पहले क्या होता था, एक जो अध्यक्ष बन गया तो वो ताउम्र अध्यक्ष रहता था, अब चुनाव करवाना आवश्यक कर दिया। हालांकि होता तो ये भी फॉर्मेलिटी है, लेकिन एटलीस्ट होने तो लगे हैं, कुछ तो बदला है। और ITR भरना यानी कि आयकर रिटर्न भरना भी जरूरी कर दिया। पहले ये होता था कि काला पैसा यहाँ पे लगा दिया जाता, अब इनको भी हिसाब देना पड़ता है कि ये पैसा अगर उनके पास आया है तो आया कहाँ से है। तो ये कुछ सुधार है जो हाल ही में किएंगे। दल बदल विरोधी कानून पहली की हेडिंग बनेगी, दूसरे की शपथ पत्र हेडिंग बनेगी, तीसरे की हेडिंग बनेगी संगठनात्मक चुनाव तथा ITR। ओके, तो ये 3 सुधार है जो हाल के वर्षों में इन पॉलिटिकल पार्टीज में किए गए और इससे काफ़ी बदलाव हुए। अब हमें बात करने की और क्या कुछ किया जा सकता है, यानी कि हमें कुछ सुझाव देने। तो ये जो सुझाव देने ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यानी कि इस चैप्टर में से 5 मार्कर की बात करें तो 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक तो राजनीतिक दलों के कार्य क्या है या इनकी आवश्यकता क्या है, एक ही सेम ही आंसर रहेगा। दूसरा राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या है, और तीसरा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो 5 मार्कर के 3 क्वेश्चन बनेंगे, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है। ओके, इसके साथ साथ यही क्वेश्चन आपके 3 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। तो राजनीतिक दलों में सुधार के लिए हमें कुछ सुझाव देने हैं, तो कुछ सुझाव हम अपनी तरफ से दे सकते हैं। पहला ये कि प्रत्येक जो राजनीतिक दल है उसमें एक विशेष संख्या या 1/3 जो पद है वो महिला उम्मीदवारों को टिकटें दी जानी चाहिए। यानी कि जब चुनाव होते हैं तो 1/3 यानी कि 33% जो टिकटें कम से कम महिलाओं के लिए होनी चाहिए। तो एक अच्छा सुझाव है, यानी कि महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। दूसरे ये कि चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। इससे क्या होगा, धन बल के प्रभाव को कम कर देंगे, यानी आम आदमी है वो भी चुनाव लड़ पाएगा। यानी सरकार है वो उनको चाहे पैसा दे, पैसा ना दे तो जैसे पंपलेट्स वगैरह जो कुछ भी चाहिए चुनाव प्रचार की जो सामग्री है वो सरकार उपलब्ध करवाए। तो इससे जो पैसे धन बल का उपयोग है उसका जो प्रभाव है उस पर रोक लगेगी। तीसरा सुझाव है कि दल बदल कानून है वो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। अब क्या है कि ये बन तो गए लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है कि उसका फैसला आने में 3-4 साल लगा देते हैं, तब तक तो वो दल बदल मतलब नए इलेक्शन आ जाते हैं तो उसकी सदस्यता रद्द हो ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अपराधी और आपराधिक की जो प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। कि जो अपराधी है अब उनके ऊपर केस चल रहे हैं 10-10 या उनको सजा हो गई है, बेल पे आ गई, बेल पे छोड़िए जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ लेते हैं, तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए कि जैसे किसी को अगर 5 वर्ष की सजा हो गई है तो वो ताउम्र चुनाव ना लड़ पाए, क्योंकि गंभीर अगर अपराध किया है तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है कि उनका अपना एक संविधान होना चाहिए और पूरा जो प्रक्रिया उस संविधान के अनुसार उस दलों का कार्य चलना चाहिए। किसी नेता की मनमर्जी नहीं चलनी चाहिए कि जब चाहे वो अपनी मर्जी से काम करे, वो उस राजनीतिक दल के संविधान के अनुसार कार्य करे, तो ये होना चाहिए। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों पर जन सामान्य, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से भी दबाव बना करके हम सुधार कर सकते हैं। जैसे आंदोलन चला दिया या जन सामान्य है वो भी, या मीडिया के माध्यम से भी हम दबाव बना सकते हैं। जैसे कई बार हुआ भी है, बड़े बड़े आंदोलन हुए, अन्ना हजारे के, अरविंद केजरीवाल के जो आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, तो उसमें क्या हुआ है कि जो गलत कदम उठाए जाते हैं तो उससे सरकार को पीछे हटना पड़ता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम राजनीतिक दलों को सुधार कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और तरीका भी है कि राजनीतिक दलों में अगर सुधार करना हमें, तो जो सुधार करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे लोगों को राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए। सॉरी, जैसे अपने आम आदमी पार्टी की बात करें तो जब ये आंदोलन कर रहे थे, अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त इनको चुनौती दी गई थी कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप खुद राजनीतिक पार्टी बनाइए ना सॉरी, तो खुद आप राजनीतिक दल बनाइए ना। तो इन्होंने क्या किया, राजनीतिक दल बनाया, राजनीति में आए और सुधार करके बताया, कुछ नई चीज़ें हमें दी है। तो ये भी ज़रूरी है कि अच्छे लोग हैं वो राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट आपके ठीक से क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हुए, तो
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको विद इन 4-5 डेज अवेलेबल करवा दिए जाएंगे वन शॉट वीडियो में। पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में सारे चैप्टर ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के कम से कम एक क्षेत्रीय प्रांतीय दल का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।